तो ये है, होप ये आपको लेजिबल होगा, और मैं ये नोट्स दे चुका हूँ निष्कर्ष जी को, आप उनसे ले लीजिएगा, वो आपको नोट्स दे देंगे एज इट इज। मैं सिर्फ आपको पढ़ता जाता हूँ और एक्सप्लेन करता जाऊँ। जहाँ आपको ना समझ में आए आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू फॉर लाइक नेक्स्ट वन मोर टाइम, है ना। आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Scientists all over the world are engaged in using biological principles for purpose of enhancement in the food production. Depending upon the source from which the food is obtained, we can study the different strategies in two different categories. तो दो सोर्स है जिनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग। तो दो तरीके हैं जिनसे हम लोग फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहली बात एग्रीकल्चर की ब्रांच है। एग्रीकल्चर कंसर्न विद द कोर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, उनकी ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहां पे हम डोमेस्टिक एनिमल्स की ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग एनिमल्स, है ना, लाइव स्टॉक whose primary purpose is to produce meat and milk। तो ऐसे एनिमल को प्रमोट किया जाए, खिलाया पिलाया और बढ़ाया जाए जिनसे दो चीजें मिल सके, या तो मीट मिल सके या मिल्क। इट इज ऑल्सो इट इज इट ऑल्सो इंक्लूड द पोल्ट्री, पोल्ट्री बर्ड्स, चिकन, टर्की, डक और गीज। इस एनिमल हस्बेंड्री में ही हम लोग टर्की को इंक्लूड करते हैं, गीज को इंक्लूड करते हैं, है ना, टर्की बर्ड्स को और चिकन को इंक्लूड करते हैं। देयर आर अबाउट 80 कैटल पर 1000 person, sorry per 100 person। so in the case in China, तो यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर के हर 100 बंदे में 80 कैटल, और यही काम चाइना में। However, their contribution in the world from produce is less than 25%, जबकि इस वर्ल्ड में जो फूड प्रोडक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन 25%। दिस मीन्स प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी। इसका मतलब ये है कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जितने सारे एनिमल है, 100 आदमी में कितने एनिमल है, 80 एनिमल, लेकिन वो सिर्फ फूड में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 25%। इसका मतलब कि एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बहुत कम। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए तो हमारे जो फूड का जो सप्लाई का कंटेंट है उसको बढ़ाने का काम करता है। मैनेजमेंट फॉर्म्स एंड फॉर्म एनिमल। अब फॉर्म एनिमल और फॉर्म का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। डेयरी मैनेजमेंट, क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि डेयरी मैनेजमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, और बिलीव ऑन मी यू विल गेट कंफ्यूज। क्वेश्चन इससे आपको या तो ऐसे मिलेंगे। दूसरा, गाय की वैरायटी पूछ ली जाती है, फिशेस की वैरायटी कई बार पूछी गई, बर्ड्स की वैरायटी पूछी गई। तो इस तरह से क्वेश्चन, एपीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा बी रेयरिंग के लिए सही नहीं है कंडीशन, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसे करके भी क्वेश्चन आया। आप देखेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन मिले। Dairy is the management of animal which provide milk and its product for human consumption, है ना। तो डेयरी में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को हम लोग बात करते हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज आता है। मिल्क इज कंसीडर्ड, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि मिल्क का कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा और कौन सा स्टेटमेंट मिल्क के बारे में सही नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है। मिल्क इज कंसीडर्ड द मोस्ट एज मोस्ट द as most nearly perfect food for human consumption and regarded as an important article of diet. It contains 87% of water and rest include fat, है ना। लेट्स इंक्लूड फैट, प्रोटीन। प्रोटीन में दो प्रोटीन होती है, केजीन और एल्ब्यूमिन, और क्या कार्बोहाइड्रेट होता है। लैक्टोज शुगर जो मिल्क को मीठा टेस्ट देती है, तो वो लैक्टोज शुगर पाई जाती है, वो इसमें पाई जाती है। केजीन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन पाई। एल्ब्यूमिन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, एनीवन ऑफ यू। मैंने पिछले वाले बच्चों से पूछा, वो भी नहीं बता। अब अलीना तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ भाई। मैं पढ़ा चुका हूँ एल्ब्यूमिन का क्या रोल। और कौन था, आर्यन भी था 11th में, इसको भी पढ़ाया। चलो मैं याद दिलाता हूँ। मैंने ये पढ़ाया है सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ह्यूमन सर्कुलेशन पढ़ा रहा था ना,
तब मैंने पढ़ा है। हर्षित एलर्जी। भैया इतने लेट आओ, कैसे काम चलेगा है? कहाँ थे? हाँ बताओ, क्या बता रहे हो? कोई बता रहा था क्या? एल्ब्यूमिन का क्या है? अरे यार तुम लोग सब भूल जाते हो। देखना, मैंने जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें लिखाया है, ब्लड जो वाला जो पार्ट है ना उसमें लिखा है। देखना एकदम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, और मैंने कहा भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा वो क्वेश्चन। अभी मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड को बेसिक बना के रखता है, बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है, ब्लड की पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। ये एल्ब्यूमिन का फंक्शन था, याद आया? बताओ। यस सर। हम मैंने कहा बताया था ना कि हम सब कुछ एसिडिक खाते हैं, सुबह से शाम तक। देखो, हम फैट खाते हैं, फैटी एसिड, प्रोटीन खाते हैं, एमिनो एसिड, शुगर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो भी क्या है? एसिडिक है। ओ एच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक फॉर्म ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी एसिडिक है। हम सब चीजें जो खाते हैं सुबह शाम तक, सब एसिडिक। पानी पीते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड है, बताओ। इसके बाद भी ब्लड बेसिक क्यों है? 7.4 इसकी पीएच वैल्यू कौन मेंटेन करके रखता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन बफर सॉल्यूशन की तरह काम करती है, ये ब्लड के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। एग व्हाइट जो होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है। द yield of the milk depend on totally on quality of the breed in form, but the good quality of breed uh, need to be maintained in proper atmosphere. The milking area should be free from accumulation of manure, dirt, and throwing of hay. All the people concerned with the milking are hand, and handling the milk must be good in health and must follow the procedure. Thus, the cleanliness and hygiene is the most important feature of the milk dairy from management. A veterinary doctor must be invited regarding the regularly at the look after the health of animal. Poultry farm management. Poultry include the class of domestic fowl, birds, वही वो सफेद वाले जो मुर्गे आते हैं, फाउल उनको बोलते हैं, यूज फॉर द फूड फॉर देयर एग्स। तो या तो वो उनके फ्लैश को यूज किया जाता है, और या फिर उनके एग को यूज किया जाता है। तो कॉमन पोल्ट्री बर्ड्स आर चिकन, टर्की, डक्स, geese, guinea fowl, guinea fowls, and pigeons. They are the chief source of protein. Management of poultry farm include the proper cleaning and regular disinfecting. Broader house so that the breed remains disease free. The major cause of disease in poultry birds समझिएगा, overcrowding, unhygienic condition, uh, matration, dampness. It is insufficient light, dirty air. Chickens should be properly vaccinated and prevent them from getting infected. Animal breeding में various breed of domestic animals we use various breed of domestic animal we use today have evolved from the wild ancestors through the selective breeding. Breeding involved the cross between useful animal breeders aiming to increase the high yield of animal and improve desirable quantity or desirable qualities of the produce. The process of breeding when occurs between the closely related individual of the same breed are called inbreeding. अब समझिए बात को, क्या होता है कि इनब्रीडिंग होती क्या चीज है? तो जेनेटिकली सिमिलर टाइप के, जेनेटिक्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लो, समझिए, जेनेटिकली सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल के बीच में ब्रीडिंग कराना इनब्रीडिंग कराना। तो जब हम एक ही वैरायटी के जो एनिमल्स होते हैं, चाहे आप ह्यूमन को इंक्लूड कर लो चाहे एनिमल्स को इंक्लूड कर लो, है ना, बिकॉज ह्यूमन इज आल्सो एनिमल। तो जब आप सेम टाइप के सेम वैरायटी के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं, उसको इनब्रीडिंग कहा जाता है। तो नॉर्मली किया क्या जाता है कि जो अच्छे क्वालिटी के, जैसे इनब्रीडिंग का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो विलेजेस में क्या किया जाता है कि जो अच्छी क्वालिटी के काऊ और बुफेलोज होती है, उनको अच्छी क्वालिटी के बुल्स और ऑक्स से वो कराते हैं, क्या बोलते, क्रॉस करवाते हैं।
जिससे कि क्या होता है हायर ब्रीड डेवलप हो। और जो इंफीरियर क्वालिटी के जो ऑक्स वगैरह होते हैं, बुल्स वगैरह होते हैं, उनसे इनब्रीड नहीं करवाते, जिससे कि जो इंफीरियर क्वालिटी धीरे-धीरे रिमूव हो जाए। लेकिन हम एक ही ब्रीड के जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच में ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो 5 से 6 बार ब्रीडिंग कराते-कराते जब इससे ज़्यादा बार हम ब्रीडिंग कराते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है, जब सेम टाइप का डीएनए इंटरमिक्स होता है, तो उससे क्या होता है कि जो आने वाले प्रोजेनीज़ होते हैं, वो ज़्यादा वीक होते जाते हैं और डिज़ीज़ के लिए प्रोन होते जाते हैं। तो इनब्रीडिंग, इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है कि जब सिमिलर सेल्फिंग करवाते रहोगे, तो आने वाली वैराइटीज़ पुअर होती जाएँगी। उनके लिए वो फिज़िकली कम वीक होंगे, फिज़िकली वीक होंगे, वो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, है ना? और वो डिज़ीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होंगे, डिज़ीज़ में रेजिस्टेंस उनका जो धीरे-धीरे वो खत्म होता जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। अब उस कोई भी वैरायटी इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चली गई, तो हम क्या करते हैं, किसी सुपीरियर मेल या फीमेल से उसको क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, दूसरी ब्रीड की, जो जेनेटिकली डिफरेंट हो, जो यहाँ की ना हो। तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है। तो चलिए इनब्रीडिंग सर ऑन अदर, हाँ जी, बोलो बेटा। सर ह्यूमन में भी होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? बिल्कुल अलीना, ह्यूमन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसीलिए इंडियन सोसाइटीज़ में जो रिलेटिव क्लोज़ रिलेटिव होते हैं ना, उनके बीच में मैरिजेज़ प्रोहिबिटेड होती हैं, ये रीज़न होता है। तो धीरे-धीरे जो डिज़ीज़ के लिए रेजिस्टेंस होता है वो गिरता जाता है और ह्यूमन्स में मेंटल कैपेबिलिटी भी खराब होती है, फिज़िकल के साथ में मेंटल भी। तो ये सर हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, जो मैंने बताया अभी। ये यहाँ तो हम लोग ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग। तो यहाँ पे डीएनए को इंक्लूड नहीं किया गया, मैं बार-बार जेनेटिकली टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो हार्डी वेनबर्ग ने बताया कि जो सिमिलर टाइप के जीन्स होते हैं, जब वो इंटरमिक्स करते हैं, तो इनमें रेजिस्टेंस की पावर खत्म हो जाती है। इसीलिए एक ही तरह की क्रॉप को अगर सेल्फिंग करके उगाया जाता है, तो धीरे-धीरे उस एरिया की क्रॉप खराब हो जाती है, राइट? तो आउटब्रीडिंग, जब डीएनए डिफरेंट डीएनए इंटरमिक्स करते हैं, तो प्रोजेनीज़ ज़्यादा सुपीरियर पैदा होती सर डीएनए तो अलग ही होता है ना काफी, तो है। सर नहीं, नहीं समझ में नहीं आया। देखो ऐसे होता है ना, नहीं, नहीं, वो डीएनए, अच्छा देखो ठीक है, तुम वैसे समझो बात को। हम लोगों ने वो पढ़ा है ना, क्या कहते हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा है ना? यस है सर। ना? तो अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई मेरा रिलेटिव होगा, तो उसका डीएनए मुझसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो वीएनटीआर होंगे उसके ज़्यादा मैच करेंगे कि कम मैच करेंगे? मेरे और उसके यस सर बीच में करेंगे मैच। ज़्यादा मैच करेंगे ना, है ना? तो एक्चुअली क्या होता है कि वीएनटीआर मतलब जो जीन का सीक्वेंस होता है, वो मेरे रिलेटिव से मैच करता रहेगा, है ना? और जो नॉन रिलेटिव होंगे उनसे क्या होगा? नहीं मैच करेगा। तो मतलब मेरा डीएनए सेम और डिफरेंट डीएनए का मतलब क्या हुआ कि सेम जीन सीक्वेंस वाले लोग और डिफरेंट जीन सीक्वेंस वाले लोग। तो जो डिफरेंट जीन सीक्वेंस वाले जो लोग होते हैं ना, उनके बीच में जब ब्रीडिंग होती है, तो ज़्यादा सुपीरियर वैरायटी पैदा होती है। एक एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे तुमने म्यूल सुना है ना, म्यूल? खच्चर, म्यूल होते हैं। यस। तो म्यूल क्या होते हैं? दे आर द क्रॉस बिटवीन द डोंकी एंड हॉर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैरायटी अलग नहीं, स्पीशीज़ अलग हो गई। इसके बाद भी जो म्यूल्स होते हैं ना, वो हॉर्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। उनके अंदर डिज़ीज़ की रेजिस्टेंस हॉर्स से ज़्यादा होती है और वो डोंकी से ज़्यादा स्विफ्ट होते हैं, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट 2 अलग-अलग स्पीशीज़ का डीएनए इंटरमिक्स हो गया। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो स्टेराइल होते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा बेटर तरीके पालने की कोशिश करते हैं, क्रॉस ब्रीड। सुना होगा ना, बड़ा फैशन है, लोग क्रॉस ब्रीड पालते हैं, है ना? बोलते हैं लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड का क्रॉस ब्रीड है। तो क्रॉस ब्रीड जो डॉग्स में भी होते हैं, तो डॉग्स की वैरायटी सेम है, स्पीशीज सेम है, वैरायटी डिफरेंट है। तो अलग-अलग डॉग्स का जो क्रॉस करवा देते हैं, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा डिजीज़ उनको कम लगती है और ज़्यादा बेनिफिट। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब देखो आते हैं यहाँ पे। तो देखो एक मैं और आपको जैसे मैं आपने पूछा तो मैं आपकी क्वेरी में एक और चीज़ बताता हूँ। अ, ये होते हैं ना, जूस जानते हो ना, जूस जो लोग होते हैं, जूस सुना यस है? सर। जस्ट एक मिनट जरा।
जो करंट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि जो ज्यूस लोग होते हैं ना, उनमें वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी ही मतलब वो लाइक मैरिजेज जो करते हैं वो रिलेशन में करते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनकी जो प्रोजेनीज है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। और दो चीजें अभी आप पढ़ोगे, इसमें लिखा भी होगा, तो फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, जिससे कि उनके पॉपुलेशन घट रही है। पूरे वर्ल्ड में 70,000 जूस सिर्फ बचे हुए। बाय द वे, दे आर द मोस्ट जीनियस पीपल ऑन द अर्थ। आइंस्टीन वो जूस, बहुत सारे, ऑटो हॉर्न वो जूस, साइंटिस्टों में तो मतलब ढेर है, 80% होंगे जितने साइंटिस्ट, उनमें 80% जूस होंगे। और स्टिल इन इंडिया लाइक रतन टाटा इज अ जूस, बोमन ईरानी, जॉन अब्राहम, दे ऑल आर जूस। अजीम प्रेम जी, आप इंडिया में ही देख लीजिए कितने सारे लोग हैं, एंड दे आर लाइक जस्ट 70,000 अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। तो इससे क्या है कि वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से ही उनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। उनकी कुछ कस्टम्स ऐसे हैं, तो ये मेजर उनके पीछे रीजन। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड। अब आते हैं इन ब्रीडिंग। देखो, अब तो आउटब्रीडिंग क्या होती है? ऑन अदर हैंड, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल व्हिच मे बी डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग। अलग अलग डीएनए के, मतलब कि आउटब्रीडिंग में दोनों के इंसेस्टर सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों के इंसेस्टर 5 से 6 जनरेशन तक इंसेस्टर सेम है, तो उसको हम इनब्रीडिंग मानेंगे। आउटब्रीडिंग में क्या होगा, एटलीस्ट 6 जनरेशन तक दोनों के एंसेस्टर सिमिलर नहीं होने चाहिए, है ना। द ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल, समझिए बात को, इनब्रीडिंग, द ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन एन आइसोलेटेड और क्लोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और पीपल इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। समझ गए? एक आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या, वो एक ही गांव है, उसी के सब एनिमल या उसी के लोग, उन्हीं के बीच में ब्रीडिंग करवाना इनब्रीडिंग कहलाएगा। वैरायटी भी सेम है और आइसोलेटेड एरिया। It refers to the mating of same breed for 4 to 6 जनरेशन। अगर हम 4 से 6 जनरेशन तक उन्हीं के बीच में ब्रीडिंग करवाते हैं, इट प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फ्रॉम आउटसाइड। इससे क्या होता है, बाहर से कोई जीन नहीं आ पाता है। इट हैज रिजल्टेड मेनी डिजायरेबल एंड वैल्यूएबल ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। अब देखो इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। फायदा ये है कि जो वैरायटी होगी वो इंटैक्ट रहेगी, मतलब कि उसको बचा के रखा जा सकेगा, पोल्यूट नहीं होगी, प्योर वैरायटी। ठीक है। 4 से 6 जनरेशन तक जब तक हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तब तक और सुपीरियर और सुपीरियर और सुपीरियर ब्रीड्स एक्यूमुलेट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हम रिप्रोडक्शन एक ही तरह की ब्रीड के बीच में करा रहे हैं और अलग अलग टाइप के लोगों को क्या कर रहे हैं, जो इंफीरियर उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहे, सुपीरियर के बीच में रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ होमोजाइगस प्योर लाइन इन एनी सर एनिमल। हाँ, हेलो सर, पहले तो गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड इवनिंग सर, थोड़ा लेट आया मैं। बताइए बताइए। सर ऐसे तो जैसे आपने ज्यूस के बारे में बताया कि ज्यूस में एक दूसरे में मतलब उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है और इनफर्टाइल होते आ रहे हैं सर। ये तो फिर एक वर्ल्ड इश्यू बन सकता है, क्योंकि मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में और है ही आज की डेट में रिसर्च का इश्यूज। और उनके अलग अलग कस्टम्स हैं। आप देखो, किसी के कस्टम्स और किसी के ट्रेडिशंस पे आप कोई काम नहीं, मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता जब नहीं तक कि नहीं सर, अंटिल। नहीं सर ज्यूस का नहीं कह रहा हूँ मैं सर, ऑल ओवर वर्ल्ड का बोल रहा हूँ। हाँ तो तो ये एक मतलब इश्यू है ही, तभी तो ये लोग बताया, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा, तभी तुमको बता रहा हूँ। ज्यूस के लिए जो रिपोर्ट थी, लाइक ये एनालिसिस है रिसर्चर की, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत अलग टाइप की कस्टम्स है। सर मैं जूस की बात नहीं कर रहा था, मैं मतलब वैरायटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड वैरायटीज है। सपोज वैरायटी ए वैरायटी बी के साथ ब्रीड करती है, फिर सपोज सर नॉर्डिक आर्यंस और जूस के एग्जांपल ले लेते हैं सर, तो अगर वो ब्रीड करते जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की जनरेशन्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ना। मैं सर जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जितनी भी रेसेस हाँ होती हाँ, है, जितनी भी। बिल्कुल, तो वो होता ही है ना, तभी तो बोल रहा हूँ ना कि इसीलिए जो इनब्रीडिंग होती है वो अवॉइडेबल है। साइंस कहती है इनब्रीडिंग इज नॉट गुड, समझ रहे हो ना। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जो प्योर वैरायटी होगी वो किसी दिन खत्म हो जाएगी। ये भी तो देखो, अगर हम जर्मन शेफर्ड डॉग्स की सेल्फिंग करवाएंगे तो धीरे धीरे उनकी जनरेशन वीक होती जाएगी। अब अगर जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर या अलग अलग वैरायटीज हम रिप्रोड्यूस करवाते रहेंगे, तो जो हाइब्रिड पैदा होंगे, वो जो आगे आने वाले जो पैदा होंगे,
वो किसी दिन 10, 15, 20, 50, 100 जनरेशन बाद वो अपने ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड था उससे डिफरेंट हो गए, और ऐसा ही होता है और यस ऐसे ही एवोल्यूशन होता है। इसीलिए आज की देखो हर्षित, आज की डेट पे हम लोग जो व्हीट खाते हैं वो कौन है? ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना? ट्रिटिकम यस एस्टिवम अपने पुराने एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, समझिए, बिल्कुल डिफरेंट। कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ कि हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अलग अलग वैरायटी से क्रॉस करवाया और धीरे 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 इसमें चेंजेस होते गए। सुपीरियर वैरायटी तो बनी लेकिन वो ओरिजिनल वैरायटी जैसे अब नहीं दिखी। ठीक, आप देखो, इनब्रीडिंग फॉर सेवरल जनरेशन लीड्स टू, इससे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ होमोजाइगस प्योर लाइन इन एनी एनिमल, increases the homozygosity, बिल्कुल सही बात है, increases the variation within the group and stabilization of particular type। तो पर्टिकुलर टाइप का स्टेबलाइजेशन ये बढ़ाता है, होमोजाइगस डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, इट हेल्प एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ इंफीरियर जीन, है ना? तो मैंने क्या कहा कि एक ही गांव में एक ही वैरायटी के हमारे पास कैटल्स हैं, उनमें सुपीरियर के बीच रिप्रोडक्शन कराते हैं, इससे धीरे धीरे क्या होता है कि इंफीरियर, उन्हीं के बीच का जो इंफीरियर जीन होता है वो रिमूव हो जाता है और सुपीरियर वैरायटी पैदा होता है। थर्ड पॉइंट, continued inbreeding usually reduces the fertility of animal and even their productivity। this condition is called inbreeding depression। इस कंडीशन को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इट कैन बी ओवरकम बाय मेटिंग विद द डिफरेंट और विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल। तो इसका एक ही तरीका है, अब जब कोई भी एनिमल की प्रोडक्टिविटी गिर गई है, किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी गिर गई, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में पहुंच गए। अब हमारे पास एक ही तरीका है कि किसी सुपीरियर ब्रीड वाले और आउटसाइडर्स उससे क्रॉस करवाओ, है ना? तो सुपीरियर एनिमल से इन द सेम ब्रीड, उसी ब्रीड के सुपीरियर एनिमल से क्रॉस करवा दें, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर आ जाए। द ओनली मेथड बाय which usually which is usually good type of the feature of any animal may be maintained। तो इससे क्या होता है, ये एक अकेला ऐसा मेथड है जिससे जो गुड फीचर्स होते हैं एनिमल्स के उनको मेंटेन किया जा सकता है। आउट ब्रीडिंग आ जाओ, ध्यान समझना मेरी बात को आप फिर से। द ब्रीडिंग ऑफ stock or individual that are not closely related is called outbreeding। Outbreeding refer to the mating of unrelated animals belongs to individual of same breed but no common ancestor। अब हमने दो जर्मन शेफर्ड के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया, लेकिन एक इंडियन है एक जर्मन, तो ब्रीड तो वैरायटी तो सेम है ना, लेकिन दोनों का कॉमन एंसेस्टर नहीं है, दोनों के प्लेसेस अलग अलग है ओरिजिन। इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, क्रॉस ब्रीड जिनको बोलते हैं, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड के बीच में क्रॉस कराना, क्रॉस ब्रीड बोलेंगे। ह्यूमंस में व्हाइट और ब्लैक के बीच का जो क्रॉस से जो बनते हैं उनको मुलैटोस कहा जाता है, वो क्रॉस ब्रीड होते हैं। इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, म्यूस जैसे होते हैं अलग अलग स्पीसीज के बीच में, उसको भी हम आउट ब्रीडिंग कहें। आप समझो आउट क्रॉसिंग और आउट ब्रीडिंग अलग अलग। अब आउट क्रॉसिंग क्या होती है? मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड मेंबर ऑफ सेम ब्रीड, है ना? इसमें आउट क्रॉसिंग क्या हो गई? मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड मेंबर ऑफ सेम ब्रीड। तो अनरिलेटेड मेंबर है मतलब एंसेस्टर सेम नहीं लेकिन ब्रीड सेम है, इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। तो मैंने बताया कि जर्मन शेफर्ड मतलब आउट ब्रीडिंग में पहली चीज क्या हो गई? आउट क्रॉसिंग। जर्मन शेफर्ड था, एक जर्मनी का एक इंडिया का, दोनों की ब्रीड तो सेम है लेकिन दोनों अनरिलेटेड, इसको आउट क्रॉसिंग है। However, the mating pattern should not have the common ancestor and either side of the pedigree 4 to 6 generation। मतलब कि अगर 4 से 6 जनरेशन तक दोनों का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो भी वो आउटब्रीडिंग में कंसीडर किया जाएगा। आउट क्रॉस आर यूजुअली प्रिफर्ड इन एनिमल हैविंग पुअर प्रोडक्टिविटी। आउट क्रॉस नॉर्मली उनमें कराया जाता है जिनमें पुअर प्रोडक्टिविटी होती है, किसके रिगार्डिंग? मिल्क के रिगार्डिंग, पुअर ग्रोथ रेट उनमें होती है एंड सफरिंग फ्रॉम ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर कोई एनिमल इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से सफर कर रहा है, उसमें ग्रोथ में उसकी ग्रोथ पुअर है, मिल्क प्रोडक्शन कम है, तो हम आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग डिवाइस का यूज करते हैं, राइट? क्रॉस ब्रीडिंग में आ जाते हैं। इसका एग्जांपल याद रखना, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है।
mating of individual from entirely different breed is called crossbreeding. It is the method of breeding the superior male of one breed and superior female of another breed, get desirable quality. तो शीप की हमने एक नई ब्रीड बनाई, उसका नाम है हिसारडेल. हिसारडेल क्या है? ये क्रॉस ब्रीड. किसके बीच में? द ब्रीडिंग वाज डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बिटवीन बीकानेरी यूज और मैरिनो रैम्स. तो मैरिनो रैम्स और बीकानेरी यूज दो शीप्स के बीच में क्रॉस करवा के हमने हिसारडेल का क्या किया है? प्रोडक्शन किया है. तो ये क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग है. क्लियर है? यस सर. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो मैंने कहा कि अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे? सेम ब्रीड, फिर क्या? डिफरेंट ब्रीड. अब यहाँ पे स्पीसीज अलग अलग हो गई, दोनों स्पीसीज अलग अलग हो गई. अब ऊपर वाले दोनों में क्या था? स्पीसीज सेम थी. नीचे वाले में इसमें क्या है? थर्ड में स्पीसीज अलग हो गई. Mating between male and female animal of two different species is called interspecific hybridization. They have produced good result. The mule is the best example of successful crossbreed between two different species. The female horse and male donkey. It is swifter and stronger than donkey, and it is more hardly and more resistant to disease and more capable of hard working as compared to horse. तो ये क्या है? इंटरस्पेसिफिक. लेकिन ये स्टेराइल होगा, ये याद रखना. कंट्रोल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब ये कंट्रोल ब्रीडिंग में क्या करते हैं? ये आर्टिफिशियल है. जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ह्यूमन में कराते हैं, वैसे एनिमल में कराते हैं, बिकॉज़ ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल. यहां पर क्या करते हैं? सुपीरियर वैरायटी, कोई भी सुपीरियर वैरायटी का जो एनिमल होता है, उसका मेल का स्पर्म्स यहाँ पे फ्रीज करके रख लिया जाता है, और इसको अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं हम लोग? मतलब अलग अलग पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं. ठीक है. और इसको कैरी किया जा सकता है रूरल एरियाज में, बहुत सारे पार्ट में. तो और वहां पर जाकर के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है. दिस मेथड इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ सीमेन फ्रॉम डिजायर्ड मेल parent and it is injected into reproductive tract of female. Semen is stored at freezing temperature and it is used at later date. It can be transported in the frozen form to far off places. Multiple ovulation. अब देखो यहाँ पर क्या है? MOET क्या चीज है? समझना MOET क्या है? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको इसमें पढ़ के बता देता हूं. तो देखो MOET में क्या किया जाता है? MOET में हम लोग क्या करते हैं कि MOET में एक कोई भी काऊ, हाई वैरायटी की, हाई स्पीशीज की काऊ लेते हैं, है ना, जिसकी सुपीरियर वैरायटी की कोई काऊ या बुफेलो लेते हैं. अब हम उसको क्या करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, FES. तो हमने क्या किया? FES वहां पे इंजेक्ट कर दिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? तो नॉर्मली हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि एक बार में, एक मंथ में एक ही फॉलिकल बनती है और एक ही फॉलिकल मैच्योर होती है और उससे एग रप्चर होकर के एक एग रिलीज होता है. लेकिन जब बहुत सारे एग रिलीज करवाने होते हैं तो बहुत सारे फॉलिकल को एक साथ मैच्योर होते हैं. तो हमने एक्सटर्नली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FES हार्मोन क्या किया? FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने इंजेक्ट कर दिया. FSH क्या करेगा? बहुत सारी फॉलिकल को मैच्योर करेगा और 4-6 एग एक साथ बन जाएंगे. तो यहाँ से 6 से 8 एग बना लेते हैं उस काऊ में जो सुपीरियर वैरायटी के. उस काऊ के एग को निकाल लिया गया. एग को निकालने के बाद अब हमने क्या किया कि जो फ्रोजन सीमेन है उसको यूज किया, और वो टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप का हमने क्या किया? फर्टिलाइजेशन कराया, और 8 to 32 सेल स्टेज तक हमने क्या किया? उस एम्ब्रियो को डेवलप किया. एम्ब्रियो को डेवलप करने के बाद एक सरोगेट मदर है, मतलब एक तीसरी काऊ, दूसरी काऊ है, उस काऊ के वॉर्म में रख दिया और हमने डेवलप कर लिया. इससे क्या फायदा होता है कि जो ये वाली काऊ थी जिसमें ओवुलेशन कराया गया, ये फिर से ओवुलेट करने के लिए अवेलेबल. सो दैट्स हाउ वी डू. क्लियर है? MOET? यस सर. ठीक है. अब ये क्या किया था? फॉर हार्ड इंप्रूवमेंट, है ना, हेयर हार्ड को इंप्रूवमेंट करने के लिए, बनाने के लिए, जो मतलब गाय का झुंड हो गया या कोई भैंसों का झुंड हो गया, फॉर हार्ड इंप्रूवमेंट दिस टेक्निक इन्वॉल्व द FSH एक्टिविटी. The hormone is administered in cow to induce the follicular
मैचुरेशन एंड सुपीरियर ओव्यूलेशन, है ना। तो फॉलिकुलर मैचुरेशन, सुपीरियर, इन दिस केस काउ प्रोड्यूसेस 6 to 8 egg. The fertilized eggs are allowed to grow 8 to 32 cell stage and then recovered non-surgically and then transferred to surrogate mother. ठीक है, अब क्या किया जाता है, 8 to 32 सेल तक हमने स्टेज तक इसको क्या किया, ग्रो किया और उसके बाद सरोगेट मदर में रख दिया. दी जेनेटिक मदर इज अगेन अवेलेबल फॉर सुपीरियर. अब समझो, जेनेटिक मदर कौन है, जिसका एग यूज किया जा रहा है, वो सुपीरियर वैरायटी की है ना, वो फिर से ओवुलेशन करने के लिए अवेलेबल है. तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो जेनेटिक मदर है उसके जो हाई क्वालिटी जीन्स है उनको और क्या कर रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, उसके जीन्स को यूज करके वो सुपीरियर जेनेटिकल क्वालिटी की है. तो इस तरह के हम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. तो दिस प्रोसेस कॉल्ड MOE. ठीक, यस सर. बी कीपिंग एपीकल्चर. चलो मैंने पिछले वालों से भी पूछा था, आपसे भी पूछ लेता हूँ. सबसे ज्यादा एपीकल्चर कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा शहद कौन सा स्टेट ग्रो करता है इंडिया में? इसका मतलब देखना पड़ेगा, नहीं आता है. कौन सा स्टेट करता है? देखो, हिमाचल में और उत्तराखंड में बहुत सारे बागान होते हैं, बहुत सारे ऑर्चर्ड हैं. वहां पर लोग नेचुरली और एंसेस्ट्रल टाइम से, बहुत पहले से ही वो लोग हनी का बहुत यूज भी करते हैं और वो बी रेयरिंग करते हैं. लेकिन कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन में उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही आगे नहीं. कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बिहार में होता है, याद रखो, बिहार में बी कीपिंग सबसे ज्यादा होता है. इंडिया में क्या होता है कि हमारी जो इंडियन हनी बी है उसका नाम है एपिस इंडिका. एपिस इंडिका जो है वो साइज में छोटी होती है, उसके हाइव्स छत्ते छोटे होते हैं. तो ऑब्वियसली हाइव्स छोटे होंगे तो हनी की क्वांटिटी कम होगी, तो हनी की क्वांटिटी भी कम होती है. हाइव्स छोटे होते हैं, उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है और वो स्टिंग भी बहुत करती है, डंक भी बहुत मारती है. तो हमने क्या किया, हम इटली से लेकर के आए एपिस इटैलिका, और आजकल कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उस मक्खी को पाला जाता है. एक तो उसका साइज बड़ा होता है, दूसरा वो ये स्टिंग कम करती है, और तीसरा उसके हाइव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, चौथा उसको मेंटेन करना भी आसान. इसलिए कॉमर्शियल पर्पज से एपिस इटैलिका का काफी यूज किया जा रहा है. हालांकि इंडिया में कल्चरली हम लोग ट्रेडिशनली दोनों तरह की बीज का यूज करते हैं. बी कीपिंग एपीकल्चर, तो बी कीपिंग को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं. अब देखो, this is concerned with the maintenance of hives, honeybees, for commercial production of honey and wax. So beekeeping is low investment, this is less problematic and highly profitable cottage industry. It is useful in treatment of various disorders related to the digestion, dysentery, vomiting, and stomach and other liver ailment. The bee wax is used for preparation of polish and cosmetics. It should be established in an area having. अब याद रखना बी कीपिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन नीट पे कई बार मैंने देखा. और बिलीव ऑन मी, आपको लगता होगा ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाओगे जब वहां से पूछेंगे. ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये सब मैं बताते आ रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं ऑलरेडी. Having wild shrub, fruit orchard and cultivated crops available 1 to 2 kilometer radius. 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए. Availability of flowering plant for the collection of nectar and the pollen is called pasturage. इसको pasturage बोलते हैं. It plays very important role in the quantity and quality of honey. For commercial production, local varieties are Apis cerana indica, Indian bee है. Apis dorsata, इसको rock bee कहते हैं. At present, the Italian variety Apis mellifera is used in apiaries for the large scale production. तो हम इसका यूज कर रहे हैं. जितनी वैरायटीज लिखी हुई हैं वो किसी भी चीज को एग्जांपल जरूर याद करिएगा. एक और चीज बता दूं, आपके एनसीईआरटी में जितनी भी वैरायटी हो, चाहे गाय बैल भैंस काहे की भी वैरायटी हो, है ना, काऊ की वैरायटी से क्वेश्चन आ चुका है, तो कोई सी भी वैरायटी हो भाई साहब, आपको क्या करना है कि आपको उसको याद कर लेना.
इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो आपको याद कर लेना। अब आते हैं फिशरीज में। फिशरीज क्या होती है? फिशरीज में सिर्फ फिश को नहीं, लोबस्टर को और मोलस्कन्स को पालना भी, रेयर करना भी फिशरीज कहलाता है। इसमें वो ऑयस्टर्स जो एडिबल होती है उनको भी पालना, ये फिशरीज कहलाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड फिशरीज। कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश, प्रॉन्स और मोलस्कन्स, एक्वेटिक एनिमल। तो प्रॉन्स क्या होते हैं? फिश है क्या? नो सर, क्या है ये? सर आर्थ्रोपोडा का है। वेरी गुड, ये ऑर्थ्रोपोड्स हैं, फिश नहीं है ना, दे आर नॉट फिश, लेकिन इनको फिशरीज में हम पालते हैं। उसी तरह से मोलस्कन्स, दे आर नॉट फिश, है ना, कहते हैं शेलफिश। प्रॉन को झींगा मछली कहते हैं, प्रॉन फिश कहते हैं, लेकिन ये फिश नहीं है, दे आर नॉट रियल फिशेस, बट इनको फिशरीज में रखा गया है, ठीक है ना। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड फिशिंग, है ना। देयर आर टू डिफरेंट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, नेचुरल रिसोर्सेज। तो कैप्चर्ड फिशरीज क्या मतलब होता है? नेचुरल रिसोर्स, जहाँ पे हो तालाब, नेचुरली कहीं पे लेक या कोई सी भी नेचुरल चीज है, जहाँ से उसको हम कैप्चर फिशरीज बोलते हैं। एंड फिश फार्मिंग होती है जब हम फिश को क्या करते हैं? पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, उसको फिश फार्मिंग कहते हैं। द कॉमन मरीन फिश वैरायटीज पॉपुलरली कंज्यूम्ड एज द फूड, इनका नाम याद रखना कि कौन सी मरीन फिश है, कौन फ्रेश वाटर फिश है, और फूड में कौन इंक्लूड होती है। हिल्सा, सार्डीन, मैकरेल, ट्यूना, प्रॉम, ईल, बॉम्बे डक, ये हैं क्या बोलते हैं, ये जितनी वैरायटीज हैं, ये इंडिया में मरीन फिश है, इंडिया की मरीन फिश है, ठीक है। फ्रेश वाटर में रोहू, कटला, कालबासु, और ये मृगल और चीतल, ये यूज की जाती है इंडिया में मोस्टली। फिश फार्मिंग इन आइसोलेटेड वाटर बॉडीज कॉल्ड पिसीकल्चर, अलग से खेतों वेतों में पानी भर करके फिश रेयर करना पिसीकल्चर कहलाता है। When the farming of aquatic organism is done in coastal water commercial basis, it is called mariculture. Similarly, when culturing of aquatic plant and animal is done in the fresh water bodies, it is called aquaculture. तो चाहे प्लांट को उगाया जाए, चाहे फिश को उगाया जाए, है ना, मतलब सॉरी, फिश को रेयर किया जाए वाटर में, फ्रेश वाटर में, इसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग में आते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग तो हम स्टार्टिंग से एंशिएंट टाइम से इंडिया में फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं कि अच्छी वैरायटी के सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उनको हर बार उगाते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी समस्या हमारे साथ यही इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाली, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी ट्रेडिशनल फार्मिंग में नहीं होगा। इसीलिए गांव में प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटती जाती है लोगों की। लोग इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि वो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। स्टिल ये सुपीरियर ब्रीड को सिलेक्ट करने वाला जो प्रोसेस है, ये हम लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते रहे। Science of altering the genetic pattern of plant in in order to increase their value and utility for human welfare is called plant breeding. When plant is consciously raised by sowing the seed, it is called cultivation. हम जानबूझ करके जब बीज उगाते हैं उसको कल्टीवेशन कहते हैं। In plant breeding, the breeder genetically select different plant with desired character. वो ऐसे प्लांट को सेलेक्ट कर देते हैं जिनके कैरेक्टर डिजायर्ड होते हैं, एंड क्रॉस देम टू ऑब्टेन डिजायर्ड ट्रेट। और दो ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स को क्रॉस करा करके डिजायर्ड ट्रेट लेकर के ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। द ऑफ स्प्रिंग विद डिजायर्ड ट्रेट आर ऑफन सेलेक्टेड, पहले उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, टेस्टेड, टेस्ट किया जाता है, मल्टीप्लाइड, और उनको मल्टीप्लाई कराया जाता है, एंड सप्लाइड टू फार्मर्स, ग्रोवर्स एंड प्लांटर्स। तो प्लांट ब्रीडर वो लोग होते हैं, वो लोग सुपीरियर वैरायटी को सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर उनके और मल्टीप्लाई करा करके और फिर क्या करते हैं, फार्मर्स को सीड बांट देते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्लांट ब्रीडर्स। नेक्स्ट, it is true that modern age of plant breeding started in early 20th century after the Mendel work was rediscovered. तो मेंडल का रीडिस्कवरी के बाद हमने स्टार्ट किया। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस है? सिलेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सुपीरियर वैरायटी के प्लांट होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग, ये प्रोडक्टिविटी हाई हो, प्लांट मजबूत हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो। फिर क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन।
हमने क्या किया, एक के पॉलन ग्रेन दूसरे के पिस्टिल में छिड़क दिए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि पॉलीप्लॉइडी, मैं पॉलीप्लॉइडी पढ़ा चुका हूं, है ना। तो मैंने बताया था कि पॉलीप्लॉइडी में क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉल्चिसिन डाल देते हैं, कॉल्चिसिन डालने से क्या होता है, क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। तो अभी वीट टेट्राप्लॉइड है, तो हमने कॉल्चिसिन, वो ऑक्टाप्लॉइड हो गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब बढ़ जाते हैं तो ग्रेन का साइज बढ़ जाएगा, प्लांट का साइज बढ़ जाएगा, प्लांट ज्यादा बेहतर पैदा होगा। म्यूटेशन ब्रीडिंग, जीन को अल्टर करना, उससे म्यूटेशन करा करके उससे ब्रीडिंग कराते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने पढ़ा पूरे बायोटेक में, ट्रांसजेनिक बना करके, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग बनाते हैं, जीएमसी बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, और ऐसे करके सुपीरियर वैरायटीज हम पैदा करते हैं। तो यही प्रोसेस है सिलेक्शन का। देखो, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, देखो इसमें लिखा हुआ है, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। ड्यूरिंग द सिलेक्शन इंडिविजुअल प्लांट आर ग्रोन, plant having the desired characteristic are picked up from the population and eliminating the undesirable ones. One selected plant are allowed to reproduce for setting their seed, and these seeds are collected again as a new crop development. As a result, our present day crop plants are entirely different from the wild varieties. जो मैं आपको बता रहा था कि यही कारण है, तो हम ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं मास सिलेक्शन और प्योर राइज सिलेक्शन। मास सिलेक्शन और सेल्फ पॉलिनेटेड, तो हमने बहुत मास पे प्लांट सेलेक्ट कर लिए, उनको सेल्फ पॉलिनेट करा लिया। मास सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 200 से 2000 प्लांट लेते हैं, है ना। प्योर लाइन सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट को लेते हैं, सिंगल प्लांट को लेकर के उसको आगे करके हम उसको मल्टीप्लाई कराना शुरू करते हैं। सो दैट इज दीज टू थिंग्स। समझ आया। तो ये नोट्स मैं निष्कर्ष जी को दे चुका हूँ, ठीक है, आप उनसे ले लीजिएगा, वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी पूछो, देखो कोई डाउट हो गई। नहीं, कोई डाउट नहीं, क्या बात है। सर आपने इनब्रीडिंग में कुछ बताया था, आपने मोल्टोस करके कुछ बोला था ह्यूमंस के लिए, क्या बोला था आपने? मुलेटोस निग्रो और व्हाइट्स का होता है। ओके सर। मुलेटो। देखो, एक और काम कर लो, एग्जांपल नोट करो कुछ वैरायटीज के। इंडिया में ये पूछा जाता है काहे की वैरायटी है, वीट। वीट की वैरायटी है सोनालिका। पूछ लिया था किस चीज की वैरायटी, आपको नहीं समझ में आएगा कि वीट की है कि राइस की, किस चीज की। सोनालिका, कल्याण सोना, कल्याण सोना, कल्याण सोना है, कल्याण सोना और हिमगिरी। राइस की वैरायटी है जो डेवलप की गई, जया एंड रत्ना, ठीक है। शुगर केन वाला पूछा गया था, शुगर केन की वैरायटी, तो शुगर केन की वैरायटी में है सैक्रम बारबेरी, सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये शुगर केन की वैरायटी है। और ब्रेसिका मतलब मस्टर्ड की, ब्रेसिका, है ना। पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम, ये क्या है, मस्टर्ड की वैरायटी है, नोट करो। सर ये आपने मतलब क्या बताया, डेवलप किया है इंडिया में प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। नोट कर लिया। चलो एक और चीज, हटा दो इसको, कर लिया भाई, सबने नोट कर लिया, यस सर। ठीक है, मैं हटा रहा हूं। एक और चीज, व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन, कौन बताएगा। SCP,
बोलो भाई। चलो पहले मैं लिखा देता हूँ सिंगल सेल प्रोटीन में कौन कौन आता है। बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, जिनको की न्यूट्रिशन के लिए ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम यूज करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक एल्गी होता है जिसको स्पेस एल्गी कहते हैं। कौन बताए किसको बोलते हैं स्पेस एल्गी? तो क्लोरेला। शाबाश। एक और है, वेरी गुड। हाईएस्ट न्यूट्रिटिव एल्गी और प्लांट इन वर्ल्ड। एल्गी तो नहीं, ब्लू ग्रेन एल्गी है वो। तो क्लोरेला हो गया एल्गी। सेकंड नंबर पर ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, स्पाइरुलिना। याद आया? मैंने बताया था स्पाइरुलिना का कैप्सूल भी मार्केट में आता है। स्पाइरुलिना और क्लोरेला को स्पेस एल्गी कहते हैं। स्पाइरुलिना हाईएस्ट प्रोटीन का सोर्स है ना? तो स्पाइरुलिना मतलब लेस देन हाफ स्पून स्पाइरुलिना में इतनी प्रोटीन होता है कि किसी ह्यूमन की बॉडी को दिन भर चलाए रखने के लिए, कॉपरेट करने के लिए जितना प्रोटीन चाहिए उतना होता है। ठीक है, राइट? यस सर। तो स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन है। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। ईस्ट में, ईस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, वही सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये भी सिंगल सेल प्रोटीन में आता है ना? और बस इतना याद रखना, नोट कर लो। प्रोडक्शन ऑफ edible protein, production of edible protein on large scale, on large scale by means of microorganism for animal and human nutrition, for animal and human nutrition is called single cell protein. ठीक है? अब देखो इसको फायदे क्या होते हैं। इसका फायदा आप ये समझो कि आप अभी हमें प्रोटीन पैदा करना है, तो एक जो बुफेलो है, वो बुफेलो का खुद का वेट है 1 टन, 10 क्विंटल। इतनी बड़ी बुफेलो, और वो मिल्क में प्रोटीन कितना पैदा कर रही है? 100 ग्राम। ठीक है? वैसे क्या है, अगर 1 टन स्पाइरुलिना है, तो आप समझिए वो प्रोटीन कितना पैदा कर रहा है? 80% उसका, 8 टन प्रोटीन पैदा कर रहा है। तो इसलिए छोटी सी जगह में, छोटे से बायोमास में ज्यादा प्रोटीन का, ज्यादा न्यूट्रिशन का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन का यूज करते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। एक एग्जांपल लो। It has been calculated, it has been calculated that 100 lbs, 100 lbs of yeast produces 250 ton of protein, 250 ton of protein in 24 hours। समझो, एक काऊ को या इसको ग्रो करने में कितना समय लगेगा, और यहाँ 24 घंटे में इतनी प्रोटीन पैदा की जा सकती है। टिश्यू कल्चर पढ़ा है कि नहीं? मैंने पढ़ा है, आपको ये बताओ। एक और टॉपिक, टिश्यू कल्चर। बोलो भाई, अलीना पढ़ा है टिश्यू कल्चर? सर मैं तो लेट ज्वाइन हुई थी सर, मुझे पता नहीं। अच्छा, हर्षित? सर वो प्लांट्स वाले चैप्टर में आपने बताया था, चलो कोई रिप्रोडक्शन। नहीं। एक टिश्यू कल्चर, हाँ मैंने किसी में बताया, मुझे मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने किसी में बताया था, पता नहीं।
चलो मैं निकालता हूँ टिश्यू कल्चर। कैलस वगैरह आपने बताया था उसमें। हाँ राइट राइट, गुड गुड गुड, कैलस वाले, हाँ वही है टिश्यू कल्चर। बताया कहाँ था मुझे याद नहीं है, पता नहीं कहाँ पे बताया, मुझे खुद नहीं सर याद वो आ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो हमने सेकंड चैप्टर रहा। किया था। हाँ राइट राइट राइट, यू आर राइट, सही कह रहे हो। ये पिछले बैच वाले लोग झूठ बोल रहे थे, मुझे भी याद आ रहा था कि मैंने कहीं पढ़ाया है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा था, रिकॉल नहीं हो रहा कहाँ पढ़ाया मैंने। राइट, प्लांट रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो वही चीज है, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ मैं यहाँ पे भी कि टिश्यू कल्चर क्या है। तो देखो क्या है कि ये से कैरेट है, ये कैरेट लिया, 4-5 पीस इसके तोड़ लिए, और बीच में जो इसका कोर वाला एरिया होता है हमने निकाल लिया कहीं से। हाँ, ऐसे ये इस तरह का पाइप डाल के बीच में कोर वाला एरिया, वो एरिया निकाला, उसको यहाँ पे डाला, उसके छोटे-छोटे टुकड़े बनाए। टुकड़े बनाने के बाद, है ना, आप इसमें क्या है, इसमें इनिशिएशन मीडियम डालते हैं। तो ऐसा मीडियम मतलब ऐसा हार्मोन्स और एंजाइम्स डाल देते हैं, और ऐसा मीडियम जिसमें ग्रो करती हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो ग्रो करती है उनको हम लोग कैलस कहते हैं। तो कैलस क्या होता है? दैट इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। 4 से 6 वीक में कैलस डेवलप हो जाता है। आप इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर टू रूट डेवलपमेंट मीडियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सिन होता है, एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन, ऑक्सिन मिला देते हैं, ये रूट और शूट का इनिशिएशन करता है। फिर इनको ये छोटे छोटे प्लांटलेट बाहर निकाल देते हैं। अभी ये कैलस है, इसमें बाहर की तरफ क्या है, इस तरह से शूट निकले हैं और इस तरह से रूट निकली हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कैलस को बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी ये इसको बोलेंगे सीडलिंग, इस सीडलिंग को बाहर निकाल लेते हैं, और इस सीडलिंग को क्या करते हैं, फिर ट्रांसफर टू द सॉइल, सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं और ग्रो कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, इन सीडलिंग को प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, है ना। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। और एक चीज और, ये जो हमने ये वाला पार्ट लिया इसको एक्सप्लांट कहते हैं, मैं लिखवा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द प्लांट पार्ट, the plant part which is used in culture, the plant part which is used in culture is called explant. It may be root tip, shoot tip, anther, embryo, ovule और ovary, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, the nutrient medium, the nutrient medium used in culturing, used in culturing is very good for, is very good for the growth of, is very good for the growth of, is very good for the growth of is very good for the growth of bacteria and viruses, bacteria and viruses. Full stop. That's why, that's why, that's why the culture media is sterilized. That's why the culture media is sterilized at 120 degrees centigrade, 120 degrees centigrade for 120 degrees centigrade for
15 to 20 मिनट। ठीक है, एक और चीज, कैलस इज undifferentiated, callus is the undifferentiated parenchymatous cell. Callus is undifferentiated parenchymatous cell. ठीक है, और क्या बता दूं आपको, और कुछ रह गया? सर हाँ जी, बोलो बेटा। सर आपने माइक्रो प्रोपगेशन किसे कहा? माइक्रो प्रोपगेशन नोट कर लो, है ना। डेवलपमेंट ऑफ plant seedling, development of plant seedling with the help of tissue culture, is called micro propagation, next, it is useful in propagation of such plant, which do not have seed. For example, orchids are propagated by this method. तो देखो क्या होता है, ऑर्किड आप देखते हो, ऑर्किड ऐसा प्लांट है जिसमें सीड वीड होते ही नहीं। अब ऑर्किड को कैसे ग्रो किया जाता है? तो ऑर्किड को हम लोग टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेट करते हैं, वरना इतनी तेज से इसका प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो ऑर्किड जैसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर पे। सर बनाना भी ना? बनाना तो यार राइजोम से डेवलप होता है, तो बनाना तो बहुत इजीली, मतलब वो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। ओके सर। तो टिश्यू कल्चर में हम लोग ऐसी चीज यूज करते हैं जिसके सीड वीड डेवलप नहीं हो पाते, बनते ही नहीं सीड जिसमें, है ना, उनको ज्यादा तेजी से और उस पर अच्छी वैरायटी के वायरस फ्री। अच्छा, टिश्यू कल्चर का एक और यूज लिख लो, टिश्यू कल्चर इज यूज टू डेवलप वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री एंड डिजीज फ्री प्लांट, वायरस फ्री एंड डिजीज फ्री प्लांट, वायरस फ्री एंड डिजीज फ्री प्लांट। ठीक है, राइट। यस। तो दिस इज ऑल फॉर योर दिस चैप्टर, है ना। तो हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया, और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास से हम लोग, देखो अब आप एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो आप देखेंगे कि इसमें इस पूरे जो पहला वाला जो इंडेक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रह रहा है वो एवोल्यूशन रह रहा है। तो एवोल्यूशन आपके इससे तो निकाल दिया गया है, किससे, बोर्ड के एग्जाम से, है ना, लेकिन नीट का तो पार्ट है। तो एवोल्यूशन में आपको अब नेक्स्ट जो चैप्टर कराऊंगा एवोल्यूशन कराऊंगा, बाकी सब हमने कर लिया है ना, यस सर। है ना। तो इसमें एवोल्यूशन नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ये फिर लास्ट सर यूनिट। हाँ बोलो। सर मेरा वो सेकंड चैप्टर से एक डाउट है अपोमिक्सिस में। बताओ। सर उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम मतलब वो अपोमिक्सिस अगर हम करते रहते हैं, हाइब्रिड निकालते रहते हैं, तो वो आगे वाली जनरेशन्स में अपने पहले जैसे हो जाते हैं, मतलब एपोमिक्सिस में सर आगे। सर मैं एक बार वो सेंटेंस रीड कर देता हूँ। हाँ बताओ।
सर जस्ट अ सेकंड। सर तो इसमें लिखा है कि हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सेवरल of a food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. One of the problems of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. Production of hybrids. बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो ये क्यों नहीं मेंटेन होता है, समझो हर्षित, हमने एक हाइब्रिड बनाया है ना, जैसे देखो हम एनिमल का एग्जांपल ले, तो मैंने आपको बताया कि देखो हाइब्रिड का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हमने क्या किया कि जर्मन शेफर्ड ले लिया और साथ में लैब्राडोर, इसका एक हाइब्रिड है, ठीक है हर्षित, समझना ये हाइब्रिड है ना। तो ये क्या हो गया, दोनों का हाइब्रिड है। अब हर्षित अगला इसका रिप्रोडक्शन तुम किससे करवाओ, ब्रीडिंग, अगर लैब्राडोर से कराओगे तो क्या होगा, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बढ़ते जाएंगे, तो जो हाइब्रिड का कैरेक्टरिस्टिक वो डिग्रेड होता जाएगा, है ना। जर्मन शेफर्ड से कराओगे, वैसे ही जब हाइब्रिड वैरायटी लेकर के आते हो तो हाइब्रिड वैरायटी क्या होती है, वो आसपास के जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनसे पॉलिनेट होता है, और जिससे पॉलिनेट होगा उसकी तरफ उसके कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते जाए। तो हाइब्रिड को मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सर खुद से कराएंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही आएगा। तो खुद से कराओगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, है ना। और देखो हर्षित, जब क्रॉप बोई जाती है ना तो उसको सेल्फ पॉलिनेट थोड़ा कराया जा सकता है, वो तो नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा है कि नहीं खेतों में, यस सर। तो कैसे रोका जा सकता है, पॉसिबल नहीं ना, है कि नहीं। सर फिर इसमें आगे लिखा है कि एपोमिक्सिस ने ये प्रॉब्लम हटा दी है, तो कैसे हटा तो दी? वही बोले एपोमिक्सिस में, अब एपोमिक्सिस क्या है बताओ, एपोमिक्सिस क्या है। सर प्रोडक्शन ऑफ ये सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। राइट, तो हम फर्टिलाइजर होने ही ना दें, किसी भी प्रोसेस से हम क्या करें, इसमें एपोमिक्टिक सीड बना लें, तो अगर एपोमिक्टिक सीड बना देंगे तो ये वैरायटी लगातार लगातार कंटिन्यू होती रहेगी, मेंटेन रखेंगे। सर एक तरह से क्लोनिंग ही हुआ ना। बिल्कुल, एक क्लोनिंग हुआ है ना, एक तरह से क्लोनिंग हुआ। यस सर समझ लेकिन गया। ये क्लोनिंग उतना टेक्स सेवी नहीं है, मतलब क्लोनिंग एक टेक्स सेवी चीज है, बहुत हाईली टेक्निकल चीज है, ये टेक्निकल नहीं उतना, ये प्रैक्टिकल चीज है। यस सर यस सर। ठीक है। अच्छा, और हाँ मरियम क्या कह रही थी, बोलो बोलो बेटा। सर नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन को पढ़ा। अच्छा, मतलब ये कह रहे हो कि इसके बाद रिप्रोडक्शन करवा दो, रिवीजन करवा दो। यस सर, हमारा हुआ नहीं था ना। अच्छा और किसका नहीं हुआ सर रिप्रोडक्शन। मेरा भी नहीं हुआ। मेरा भी। अच्छा ओके ओके, चलो मैं डिस्कस करता हूँ एक बार हर्ष से, निष्कर्ष जी से डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना, बताता हूँ मैं कि हम अगला क्या करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। हर्षित का हो गया, हाँ वेलकम वेलकम, और किसका हो गया, हर्षित का हो गया, और किसका हो गया रिप्रोडक्शन, आर्यन का भी हो गया होगा, है ना, आर्यन भी स्टार्टिंग से। चलो मैं डिस्कस करता हूँ एक बार, है ना, क्योंकि मुझे करवाना है एक अपने उस वाले बैच में भी करवाना है, जो हमारा ड्रॉपर वाला बैच उसमें भी करवाना है, उनको भी पढ़ाऊंगा, देखता हूँ। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। सर ये इकोलॉजी लास्ट में करेंगे ना? इकोलॉजी लास्ट में करेंगे हर्षित। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब वही बचा है, वरना तो सिलेबस कंप्लीट हो गया अपना, है कि नहीं। यस सर। देखो मैंने कहा था ना कि मैं अक्टूबर स्टार्टिंग में सिलेबस खत्म कर दूंगा, अभी सितंबर तक में खत्म हो जाएगा। मैंने तो पहले बता दिया था कि हम लोग अक्टूबर स्टार्टिंग में, जबकि तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया, लेकिन हमारा पेस सही था तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। तुम्हारा और पीछे वाला जो बैच है ना, दोनों बराबर पैरेलल आ गए आज, टुडे बोथ आर इक्वली पैरेलल, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर। बाय सर।